आज 12 नवंबर है, दिन बुधवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को 145 से 160 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि महागठबंधन को 73 से 91 सीटों के बीच बढ़त मिल रही है। जेडीयू को 68 से 69 सीटों के साथ वापसी होती नजर आ रही है। शाम 5 बजे तक 67.14% मतदान हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका मन गदगद है। किशनगंज में सबसे अधिक 76.26% वोटिंग हुई। वहीं जीतन राम मांझी ने दावा किया कि 127 में से 80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में बिहार के युवक पंकज की मौत हो गई। वह कैंप चलाता था और रिश्तेदार को छोड़ने स्टेशन गया था। वोटिंग से पहले सासाराम में ज्योति सिंह के होटल में रेड हुई। ज्योति सिंह ने एसडीएम से हाथ जोड़कर पूछा कि उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है और कमरे की तलाशी क्यों ली जा रही है। बगहा में 15,000 लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। लोगों ने पोस्टर लगाकर लिखा कि सड़क, बिजली और शिक्षा नहीं तो वोट नहीं। बाहुबली अशोक महतो ने पत्नी के साथ मतदान किया। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा कि विपक्ष साफ हो जाएगा। वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री ललन सिंह और विजय चौधरी जेडीयू ऑफिस के वॉर रूम में पहुंचे। पटना में पोस्टर लगे जिन पर लिखा था 25 से 30 फिर से नीतीश। गोपालगंज में एक महिला से मारपीट का वीडियो सामने आया है। दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने कहा कि महिला ने ईंट से हमला किया था। दुलारचंद हत्याकांड में सीआईडी ने 3 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। मेटल डिटेक्टर से बुलेट का खोखा खोजा गया। बदमाशों ने दुलारचंद के जॉइंट एंकल में गोली मारी थी। नवादा में भाजपा प्रत्याशी और ग्रामीण के बीच झड़प हुई। हिसुआ विधानसभा में मतदान को लेकर भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच कहासुनी हुई। सहरसा में नवविवाहिता की मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। कहा कि शादी में बाइक नहीं मिलने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। अररिया में बीजेपी और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ पड़े। कांग्रेस समर्थकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने उन्हें पटक पटक कर मारा। गया में कुछ वोटर दंडवत करते और भैंस पर बैठकर मतदान करने पहुंचे। गया टाउन में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार साइकिल से बूथ पर पहुंचे। बिहार में अगले एक हफ्ते तक मौसम सामान्य बना रहेगा। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी। पटना का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इंटर और मैट्रिक 2026 की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होगी। 75% उपस्थिति वाले छात्र ही शामिल हो सकेंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी और प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। दृष्टिबाधित छात्रों को लेखक रखने की अनुमति होगी। इंटर का परिणाम 5 दिसंबर तक और मैट्रिक का 2 दिसंबर तक जमा करना होगा। सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एंटीबायोटिक दवाओं का अंधाधुंध एवं लापरवाही पूर्वक उपयोग स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक लेना, अधूरा कोर्स छोड़ देना या मामूली संक्रमण में भी इसका प्रयोग करना जैसे कारकों की वजह से ड्रग रेजिस्टेंस जैसी स्थिति बन रही है। इस वजह से दवाएं अपना असर खो देती हैं। इसको लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को महावीर वात्सल्य अस्पताल में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग और संक्रमण नियंत्रण विषय पर परिचर्चा हुई। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक और गलत प्रयोग स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। कई बार डॉक्टर उन मरीजों को भी एंटीबायोटिक लिख देते हैं जिन्हें उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अनुमान है कि लगभग 90% मामलों में एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद बिहार के फेमस थावे दुर्गा मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार के आदेश के बाद बिहार के कई प्रसिद्ध जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। लगातार भीड़ भाड़ वाले जगहों पर पैनी नजर रखी गई है। पटना जू में आने वाले दर्शकों को जल्दी खुशी मिलने वाली है। अब वे राजगीर जू सफारी के भव्य बब्बर शेर का दीदार कर सकेंगे, जिसकी दहाड़ जल्द ही पटना जू में गूंजेगी। इसके साथ ही दर्शकों को अमेरिका में पाए जाने वाले जगुआर को भी देखने का सुनहरा अवसर मिलेगा। जू प्रशासन इन दोनों ही महत्वपूर्ण मांसाहारी जीवों को लाने की तैयारियों में जुटी हुई है। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने का यह निर्देश जिला शिक्षा कार्यालय ने जारी किया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने स्कूल के प्रधान को यह निर्देश जारी किया है कि अगर कोई बच्चा मोबाइल लाता है तो उसे जब्त कर लिया जाए और उसकी जानकारी उसके अभिभावकों को दी जाए। कृषि विभाग पुरानी प्रखंड के किसानों को दलहन और तेलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए रियायती दरों पर बीज उपलब्ध करा रहा है, जिसमें मटर, मसूर और सरसों शामिल हैं। किसानों को BRBN पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। कृषि विभाग जल्द ही गेहूं के बीज भी उपलब्ध कराएगा।
इस पहल से किसानों को लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलेगी। सारण के सोनपुर मेला में इस बार भी स्विस कॉटेज पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। राजस्थानी शैली में सजे इस कॉटेज में भारतीय ग्राम्य संस्कृति की झलक मिलती है। पिछले साल कई देशों से पर्यटक आए थे और इस बार भी रुझान दिख रहा है। यहाँ 4 सितारा होटल जैसी सुविधाएं हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए 5,000 और स्थानीय पर्यटकों के लिए 3,000 प्रति रात का दर है। चुनाव प्रचार में खर्च का एक नया रिकॉर्ड इस बार बना। कुल मिलाकर नेताओं की उड़ानें लगभग 3,000 घंटे चली, यानी केवल हवा में उड़ने पर भी करीब 75 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह खर्च सिर्फ सुविधा या समय बचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि राजनीति अब संसाधनों और शक्ति के प्रदर्शन का खेल बन चुकी है। सीमांचल, मगध, कोसी और चंपारण जैसे इलाकों में जहाँ सड़क मार्ग से पहुँचने में कई घंटे लगते, वहाँ हेलीकॉप्टर ने इस दूरी को चंद मिनटों में तय कर दिया। दिल्ली धमाके पर तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में ऐसे विस्फोट चिंताजनक और पीड़ादायक हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हादसे में जिन परिवारों ने अपने निर्दोष परिजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले की गहन जाँच करे एवं निष्पक्ष व पारदर्शी कार्रवाई से जनता को आश्वस्त करें तथा दोषियों को कठोर से कठोर सबक सिखाएं। आखिर कब तक भारतीय डर के साए में रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भागलपुर के बिहपुर क्षेत्र ने मिसाल पेश की। अठगामा और दियारा इलाकों के मतदाताओं ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को पार करते हुए नाव से नदी पार की और मतदान किया। जल भराव और कीचड़ के बावजूद ग्रामीण समूहों में निकल पड़े। मध्य विद्यालय चौहद्दी केंद्र तक पहुंचने के लिए नाव ही सहारा थी, पर बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक सबने कहा, लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेना हमारा अधिकार और कर्तव्य है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मतदान किया और लोगों से वोट की अपील भी की। हालांकि कुछ बूथों पर गड़बड़ियों को लेकर उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने कहा, कई बूथों पर मतदाताओं पर लाठीचार्ज हो रहा है, कई जगह मशीन खराब हो रहे हैं, लोकतंत्र में गलत है। सीमांचल और कोसी जिसके साथ खड़ा होता है वही सरकार बनाता है। गोपालगंज में एक निर्माणाधीन शौचालय की टंकी में जहरीली गैस के कारण 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने जेसीबी मशीन से टंकी तोड़कर शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुलारचंद हत्याकांड मामले में सीआईडी की जांच तेज हो गई है। सीआईडी की टीम रविवार को भदौर थाना क्षेत्र के बसावन चक के उस जगह पर पहुंची जहां दुलारचंद यादव की मौत हुई थी। सीआईडी की टीम ने यहां तकरीबन 3 घंटे से अधिक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन मेटल डिटेक्टर से खोजने के बाद भी उस गोली का खोखा नहीं मिला। फिलहाल अलग अलग टीम रोज इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पटना के बाईपास थाना क्षेत्र की महावीर कॉलोनी में मंगलवार सुबह एक कबाड़ी दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने आसपास की लगभग आधा दर्जन छोटी दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में लगभग आधा दर्जन छोटी दुकानों का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पटना के बाढ़ अनुमंडल में स्थित पंडारक प्रखंड कृषि कार्यालय से दलहन चोरी के मामले में सोमवार को पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब कार्यालय का ताला रविवार की सुबह को टूटा हुआ पाया गया। चोर ने वारदात को शनिवार को अंजाम दिया था। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से थाईलैंड और म्यांमार से 270 भारतीय नागरिकों को मुक्त कराया गया है। इनमें बिहार के 8 युवक भी शामिल हैं, जिन्हें एजेंटों द्वारा बंधक बनाकर साइबर ठगी के काम में लगाया गया था। इस कार्रवाई से एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। भूटान पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली धमाके के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि वो बहुत भारी मन से भूटान आए हैं। उन्होंने कहा, कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। दिल्ली धमाके को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत को एक सक्षम गृह मंत्री की जरूरत है, न कि एक फुल टाइम नफरत फैलाने वाले मंत्री की। क्या यह अमित शाह की ड्यूटी नहीं है कि वे हमारी सीमाओं और हमारे शहरों दोनों की रक्षा करें? वह हर मोर्चे पर इतनी बुरी तरह विफल क्यों हो रहे हैं? वहीं बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, गृह मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया है और इस संबंध में बैठक भी की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से जानकारी दी गई कि लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है। डीएमआरसी ने एक्स पर मेट्रो सर्विस पर अपडेट देते हुए पोस्ट किया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन सुरक्षा कारणों से बंद है। बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट हुआ, जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सेक्टर Z11 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के बाहर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने मीडिया को बताया कि इस घटना में 12 लोगों की मौत हुई है और 27 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस घटना पर बयान जारी कर इस मामले में भारत को लेकर आरोप लगाए हैं। हालांकि भारत की ओर से अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं हुआ है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां हमलावर को शिनाख्त करने की कोशिश कर रही हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में दिल्ली धमाके की निंदा की है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय भारत के नई दिल्ली में लाल किले इलाके में हुए धमाके की निंदा करता है, जिसमें कई नागरिकों की जान गई और अन्य कई घायल हुए हैं। बयान में कहा गया कि विदेश मंत्रालय शोक संतप्त परिवारों और सरकार के प्रति गहरा दुख जाहिर करता है। हम घायलों के जल्द ठीक होने की शुभकामना देते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर शाम 5 बजे तक 67.14% वोटिंग हुई है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक सबसे अधिक वोटिंग किशनगंज में हुई है। यहाँ 76.26% वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं सबसे कम 57.11% वोटिंग नवादा में दर्ज की गई है। 20 में से 8 जिलों में सर्वाधिक मतदान हुआ है। किशनगंज में 76.26%, पूर्णिया में 73.79%, कटिहार में 75.23%, सुपौल में 70.69%, पूर्णिया चंपारण में 69.31%, बांका में 68.91%, गया में 67.50% और जमुई में 67.81% मतदान हुआ है। सिर्फ नवादा को छोड़कर बाकी जिलों में 60% से अधिक वोटिंग हुई है।